नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 की चर्चा करेंगे। इसके चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी रूल्स पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो लर्निंग और सीखने के पर्पज़ से और उन कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वेरियस एग्ज़ाम्स जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा, अलग अलग विभागों में, यूनिवर्सिटीज़ में, एनआईटीज़ एक्सेट्रा में, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। अदरवाइज़ इसका कोई भी ऑफिशियल या अन्य किसी तरह का भी यूज़ रिकमेंडेड नहीं है, ना इस तरह का कोई ऑथराइज्ड है। तो इसको किसी प्रकार से भी उस संदर्भ में ना देखा जाए। ये सिर्फ लर्निंग के पर्पस से वीडियो जो है बनाया जा रहा है और उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला वीडियो है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो हमने चर्चा की, इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उस तरह के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ भी, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे रहें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, टॉपिक को, सीसीएस लीव रूल्स 1972 को। तो इसके अब हम चैप्टर 1 से हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी चैप्टर। तो ये चैप्टर 1 का नाम है प्रीलिमिनरी चैप्टर और इसमें रूल 1 से रूल 6 दिए हुए हैं। जो रूल 1 है सीसीएस लीव रूल्स 1972 का, उसका जो सब रूल 1 है, यानी सब रूल 1 ऑफ रूल 1, उसमें इसका नाम दिया हुआ है कि इन रूल्स का नाम क्या होगा। यानी रूल 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, और जो सब रूल 1 है उसमें बताया गया है कि इन रूल्स का नाम होगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। तो यानी चूंकि ये लीव रूल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो नियम हैं, ये नियम छुट्टियों के संबंध में हैं। यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी छुट्टियों को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से उनकी जो छुट्टियां हैं मैनेज होती हैं, उस संबंध में ये नियम हैं। तो इसमें हम लीव पर चर्चा करेंगे। सीसीएस लीव रूल्स जो हैं वो लीव पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से किस एम्प्लॉइज़ को छुट्टी मिलती है और कौन सी छुट्टी कितनी मिलती है, कौन सी छुट्टी किस तरह से एम्प्लॉय की सर्विस को प्रभावित करती है, वगैरह वगैरह। तो आगे चल कर के जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाएंगे तो हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो इसके सब रूल 1 की हमने चर्चा की, रूल 1 सब रूल 1 की हमने चर्चा की कि इसमें इस रूल्स का जो है नाम बताया गया है कि इन रूल्स को सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 कहा जाएगा। रूल 1 के सब रूल 2 में ये बताया गया है कि ये जो नियम हैं दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि जो ये नियम हैं इनकी कमेंसमेंट जो डेट है, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 1972, यानी 1 जून 1972 से ये रूल्स जो हैं एप्लीकेबल हैं। अभी रूल 2 एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो मेनली जो ये रूल्स कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, पहले हम उस बात की चर्चा करते हैं। तो ये रूल्स डज नॉट अप्लाई टू रेलवे सर्वेंट्स, यानी रेलवे सर्वेंट्स पर ये रूल नियम लागू नहीं होते। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज
persons serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration, तो इन पर ये नियम लागू नहीं होते। मेनली जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं हम उन्हीं की डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्लियर है कि मेनली ज़्यादातर तौर पर जो ये MCQs में या इस तरह के सवालों में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते। तो ये आप 4 पॉइंट याद रखिए कि रेलवे सर्वेंट्स, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन यानी जो बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं डेपुटेशन पर स्टेट गवर्नमेंट से या किसी अन्य सोर्स से, उन पर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पर, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स और रेलवे सर्वेंट्स, ये मेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं जिन पर लीव रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये नियम किस पर एप्लीकेबल होते हैं? तो ये नियम एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो इसमें ये जो है एप्लीकेबिलिटी है इन रूल्स की, वो कहाँ पर है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, और जिन पर लागू नहीं होते उन मेन कैटेगरीज की चर्चा हमने पहले कर ली है। तो ये हैं रूल 2 एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हमने चर्चा की कि किन मेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज पर ये रूल लागू नहीं होते, और फिर हमने चर्चा की है कि किन एम्प्लॉइज पर ये रूल जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो अब हम इसके रूल 3 में, जिसका नाम डेफिनेशंस है, उसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको क्या डिफाइन किया गया है, उनका क्या मीनिंग है, उसकी चर्चा करेंगे। तो रूल 3 डेफिनेशंस के अंडर सब रूल 1 के पॉइंट C में, यानी रूल 3 के सब रूल 1C में बताया गया है कि कौन अथॉरिटी कंपिटेंट है टू ग्रांट लीव, यानी कौन है वो अथॉरिटी जो लीव ग्रांट कर सकता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इस नियम में एक शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो जो पहला शेड्यूल है उसमें 3 कॉलम्स हैं, जिसमें है पहले सीरियल नंबर, फिर काइंड ऑफ लीव, और तीसरा कॉलम है अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। तो जो शेड्यूल है वहाँ बताया गया है कि कौन सी लीव को कौन सी अथॉरिटी कंपिटेंट है ग्रांट करने के लिए, यानी द अथॉरिटी इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 is an authority competent to grant leave of the kind mentioned in column 2 of the first schedule of these CCS leave rules 1972। यानी कि जो CCS leave rules 1972 के फर्स्ट शेड्यूल में 3 कॉलम हैं, उसके दूसरे कॉलम में काइंड ऑफ लीव दिया हुआ है और तीसरे काइंड में अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट दैट लीव दिया हुआ है। तो जो अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव का मतलब ये है कि वह अथॉरिटी जो कॉलम 3 में बताई गई है वो कॉलम 2 में जो लीव्स बताई गई हैं उन्हें ग्रांट करने के लिए कंपिटेंट है। और आप लोग नोट कर लें कि जो CCS लीव रूल्स हैं उसमें 2 शेड्यूल्स हैं। MCQ में क्वेश्चन कहीं आपको आ सकता है, तो 2 शेड्यूल्स उसमें दिए गए हैं। दूसरे शेड्यूल की हम चर्चा जब उसकी बारी आएगी तब करेंगे, किसी पॉइंट के रेफरेंस में, किसी रूल के रेफरेंस में। तो पहला शेड्यूल अभी आपको पता लग गया कि उसमें जो है काइंड ऑफ लीव और अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव दिए हुए हैं। फिर डेफिनेशंस के अंडर रूल 3 के सब रूल 1D में डिफाइन किया गया है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस। means continuous service without leave of a specified duration under the central government includes period spent on duty and leave including extraordinary leave। यानी completed years of service या 1 years continuous service में क्या चीज़ें शामिल हैं? continuous service without leave यानी बिना छुट्टी के continuous service of a specified duration under the central government, और उसमें include है पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, और थर्ड लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव।
यानी इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, रूल 3 के सब रूल 1E में डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी इसका पता लगता है। तो कौन सी डेट होगी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट की? मीन्स द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मीन्स द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ? इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के लिए जो एज बताई गई है, जो प्रिस्क्राइब्ड डेट है रिटायरमेंट की, गवर्नमेंट सर्वेंट जिस मंथ में उस एज को अटेन कर लेगा, उस एज का हो जाएगा, उस मंथ का जो लास्ट डे का आफ्टरनून है वह जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट होगा अंडर द टर्म एंड कंडीशंस गवर्निंग हिज सर्विसेज। यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ in which the government servant attains the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his services, यानी रिटायरमेंट के लिए बताई गई एज का, तो रिटायरमेंट के लिए जो एज निर्धारित की गई है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो जिस मंथ में वह एज आएगी उस मंथ का लास्ट डे का आफ्टरनून शैल बी द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बड़े ध्यान से याद रखें। नेक्स्ट, रूल 3 के सब रूल 1G में जो बताया गया है फॉरेन सर्विस को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या डिस्क्रिप्टिव में आपको ज़रूरत पड़ सकती है या MCQ भी इस पर आ सकता है। देखिए जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ हमने उस रूल्स के साथ या पॉइंट्स के साथ लिख दिया है कि कौन सा जो पॉइंट है वो डिस्क्रिप्शन या MCQ टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ आप स्पेशली उन पॉइंट्स पर ध्यान दें और वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को पढ़ें। तो फॉरेन सर्विस को क्या किस तरह से डिफाइन किया गया है? फॉरेन सर्विस इज अ सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट from any other source, from any source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of any state or the consolidated fund of a union territory। यानी फॉरेन सर्विस वह सर्विस है जिसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पे रिसीव करता है विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी के अलावा किसी अन्य सोर्स से गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पे रिसीव करता है तो वह जो सर्विस रहती है उसे फॉरेन सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फॉरेन सर्विस। नेक्स्ट, रूल 3 के सब रूल 1H में दिया गया है दोस्तों सेकंड शेड्यूल की यहाँ चर्चा आ गई। जो हमने ऊपर बात की कि लीव रूल्स के 2 शेड्यूल्स हैं, तो रूल 3 के सब रूल 1H में फॉर्म 1 के बारे में बताया गया है। ये क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव इज गिवन इन सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में फॉर्म 1 के बारे में बताया है। और ये फॉर्म 1 क्या है? दिस इज एप्लीकेशन फॉर लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव, यानी लीव या लीव की एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन है उसके संबंध में सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, रूल 3 के सब रूल 1J में क्या बताया गया है कि कौन गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय होगा, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा? तो एन ऑफिसर हु होल्ड्स, एक ऑफिसर जो होल्ड करता है सब्सटेंटिवली और प्रोविजनली सब्सटेंटिवली अ परमानेंट पोस्ट, और हु होल्ड्स अ लियन ऑन ए परमानेंट पोस्ट,
और who would have held a lien on permanent post had the lien not been suspended। यानी सब्सटैंटिवली या प्रोविजनली, सब्सटैंटिवली यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उसके पास वो पोस्ट है तो वह गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर उसके पास परमानेंट पोस्ट पर लियन है, लियन मीन्स, लियन जो है एक अधिकार पोस्ट पर होता है। जो लोग कंफर्म हो जाते हैं किसी पोस्ट पर और तो वे उनका लियन क्रिएट हो जाता है उस पोस्ट पर। हम जब लियन की चर्चा करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लियन के टॉपिक को पढ़ेंगे। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, हु वुड हैव हेल्ड ए लियन, कि उसका यदि लियन होता किसी परमानेंट पोस्ट पर, अगर लियन जो है सस्पेंड ना हुआ होता, तो तीन कंडीशंस के में जो है कोई ऑफिसर जो है हु होल्ड्स सब्सटैंटिवली और प्रोविजनली सब्सटैंटिवली अ परमानेंट पोस्ट, और हु होल्ड्स ए लियन ऑन ए परमानेंट पोस्ट, और हु वुड हैव हेल्ड ए लियन ऑन ए परमानेंट पोस्ट हैड द लियन नॉट बीन सस्पेंडेड, तो वह जो है गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय की कंडीशन को कंप्लीट करेगा। यानी इन तीन स्थितियों में से कोई होना चाहिए, या तो सब्सटैंटिवली या प्रोविजनली सब्सटैंटिवली किसी पोस्ट को होल्ड करता हो, या किसी परमानेंट पोस्ट पर उनका लियन यानी राइट हो, टाइटल हो, या हु वुड हैव हेल्ड ए लियन ऑन परमानेंट पोस्ट हैड द लियन नॉट बीन सस्पेंडेड, या लियन यदि सस्पेंड ना हुआ होता और उनका लियन परमानेंट पोस्ट पर होता तो वह गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय होते। तो इस तरह से ये तीन स्थितियों में से कोई एक होने पर तो लियन के संबंध में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम टॉपिक पर जो है लीव रूल्स पर ही रहें, इसलिए इसके संबंध में अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो रूल 3 के सब रूल 1M में बताया गया है वैकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। वैकेशन डिपार्टमेंट को डिफाइन किया गया है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट इज ए डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट to which regular vacations are allowed, during which government servants serving in the department are permitted to be absent from duty। तो वैकेशन डिपार्टमेंट कौन होता है? ये एक डिपार्टमेंट होगा या किसी डिपार्टमेंट का पार्ट होगा। जो लोग समझ पाएंगे इसको ऐसे समझते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में सपोज 2 तरह की वैकेंसीज हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर जहाँ तक मुझे ध्यान है क्या रहता है कि जो टीचिंग वैकेंसीज होती हैं, जो टीचिंग पोस्ट्स होती हैं, उनको रेगुलर वैकेशंस होती हैं, और जो वहाँ नॉन टीचिंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रेगुलरली वैकेशंस जो है नहीं मिलते। तो ये एग्जांपल के लिए है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है या मुझे ध्यान है इस तरह रहता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल के लिए समझने के लिए है। मान लीजिए कि ऐसा होता है तो एक डिपार्टमेंट या तो वहाँ पूरा ही डिपार्टमेंट में रेगुलर वैकेशन सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, या पार्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में कुछ हिस्से में ऐसा होता है कि जहाँ रेगुलर वैकेशंस अलाउ होती हैं, जिस समय के दौरान ड्यूरिंग विच जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो उस डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, उन्हें ड्यूटी से एब्सेंट रहने के लिए परमिट किया जाता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को वैकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। यानी सिंपल समझने की बात यह है कि जहाँ एक ये नियम है कि रेगुलरली किसी समय के दौरान छुट्टियाँ रहती हैं, जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोर्ट्स में भी शायद रेगुलर वैकेशंस रहती हैं। तो एग्जांपल के लिए इसको इस तरह से समझा जा सकता है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट सिंपल सी बात ये है समझने वाली कि वह डिपार्टमेंट है जहाँ रेगुलर वैकेशंस अलाउड हैं, जिस समय के दौरान जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो उस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, तो उनको परमिशन है कि वे ड्यूटी से एब्सेंट हो। तो ये जाहिर सी लॉजिकल बात है कि जहाँ जब वैकेशंस हैं तो दे आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो इस तरह से रूल 3 में हमने जो मेजर और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ा। अब हम रूल 4 में चर्चा करते हैं, जो CCS लीव रूल्स 1972 जो 1 जून 1972 से एप्लीकेबल हैं, उनके रूल 4 में क्या बताया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन टेम्पोररी ट्रांसफ़र और ऑन फॉरेन सर्विस, इस संबंध में इसमें बताया गया है। तो रूल 4 का सब रूल 1 क्या कहता है कि क्या ये जो नियम हैं
वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो टेम्पोरेरी ट्रांसफर पर या फॉरेन सर्विस पर हैं उन पर भी लागू होंगे। तो इसका आंसर है यस, ऑन टेम्पोरेरी ट्रांसफर टू द इंडियन रेलवेज और टू ए स्टेट गवर्नमेंट और वाइल ऑन फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। तो यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन रेलवेज में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में या इंडिया के अंदर ही विद इन इंडिया ही फॉरेन सर्विस पर जाएगा तो उस पर ये नियम उस समय के दौरान, उस फॉरेन सर्विस के दौरान या उस टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र के दौरान जो है एप्लीकेबल रहेंगे। रूल 4 के सब रूल 2 में ये बताया गया है कि ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग सर्विस विद यूएन एजेंसीज विद इन और आउटसाइड इंडिया or on temporary transfer to the armed forces of the union, these rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary transfer as the case may be। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया है और जिसमें यूएन एजेंसीज की सर्विस, वो चाहे विद इन या आउटसाइड इंडिया हो, या टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो ये रूल जो हैं उसी सीमा तक एप्लीकेबल होंगे जिस तरह से कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो फॉरेन सर्विस की या टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र की हैं उनमें जो बताया गया है, वो चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे फॉरेन सर्विस की स्थिति हो या टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र की स्थिति हो। तो हमने ये समझा सब रूल 1 में कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र या फॉरेन सर्विस पर विद इन इंडिया होगा या इंडियन रेलवेज में जो टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र है वहाँ होंगे, तो उन पर ये नियम एप्लीकेबल होंगे। 4(2) में ये बताया गया है कि जो फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया या यूएन की एजेंसीज में विद इन या आउटसाइड इंडिया या टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो ये नियम जो हैं उसी सीमा तक एप्लीकेबल होंगे जितना कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो फॉरेन सर्विस की या टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र की उस एम्प्लॉय के संबंध में जैसी भी स्थिति हो, उन नियमों और शर्तों में जिस तरह से बताया गया है उसी सीमा तक ये जो नियम हैं एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रूल 5 की। रूल 5, ट्रांसफ़र फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न्ड बाय अदर लीव रूल्स, यानी कि उन सेवाओं से या उन पोस्ट से जिन पर कि और लीव रूल्स, कोई अन्य लीव रूल्स एप्लीकेबल हैं। जो रूल 4 बता रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट सीसीएस लीव रूल्स से गवर्न थे वे फॉरेन सर्विस पर या किसी टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र पर चले जाएं तो उनकी स्थिति में कौन से लीव रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और रूल 5 बता रहा है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्नड बाय अदर लीव रूल्स, यानी जो अन्य लीव रूल्स से पोस्ट और सर्विसेज गवर्न होती हैं उनसे जब कोई ट्रांसफ़र होकर के आएगा जहां की सीसीएस लीव रूल्स एप्लीकेबल हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें चर्चा की गई है टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र के संबंध में रूल 5 के सब रूल ए में। तो whether these rules shall be applicable on government servants on transfer to whom these rules do not apply, क्या वे गवर्नमेंट सर्वेंट जिन पर कि ये रूल लागू नहीं होते उनकी ट्रांसफ़र हो जाने पर कहाँ, जहाँ की ये नियम लागू होते हैं, क्या ये नियम वहाँ उन पर लागू होंगे। तो इसका जवाब है नो। व्हेन ट्रांसफर टेम्पोरेरीली टू ए सर्विस और पोस्ट to which these rules apply and he shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन पर ये नियम लागू नहीं होते या जिनके लीव रूल्स अलग हैं, वे उस विभाग में या उस स्थिति में चले जाते हैं जहां ये लीव रूल्स एप्लीकेबल होते हैं टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र पर, तो क्या उस स्थिति में ये लीव रूल्स उन पर एप्लीकेबल होंगे या वही लीव रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो जिनमें वो पहले थे। तो इसका जो जवाब है वो ना है। उसमें ये बताया गया है कि व्हेन ट्रांसफर टेम्पोरेरीली, जब टेम्पोरेरी तौर पर
किसी सर्विस या पोस्ट पर जहां ये नियम लागू होते हैं, टेम्पररी तौर पर कोई ऐसा एम्प्लॉय आता है जिस पर कि ये नियम लागू नहीं होते थे, तो उस पर वही नियम लागू होंगे जो उस पर तब एप्लीकेबल थे जब ये ट्रांसफ़र से पहले जो उस पर एप्लीकेबल थे। बिफोर सच ट्रांसफ़र जो रूल थे वही रूल उस पर एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या दी गई है, प्रोवाइडेड व्हेन ए मिलिट्री ऑफिसर नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉय हैज़ इलेक्टेड टू ड्रा सिविल रेट्स ऑफ पे, हिज लीव शैल बी रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजंस अंडर दीज रूल्स, यानी CCS लीव रूल्स 1972, and provided that in the event of his release or discharge from armed forces he shall carry forward the annual leave due to him with effect from the date of such release or discharge। यानी कि इसमें प्रोवाइडेड दैट एक शर्त ये है कि अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर जो नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉई है, अगर ये वो इलेक्ट करता है, ये उसका चॉइस रहता है कि वो सिविल रेट्स ऑफ पे ड्रॉ करेगा, तो उनके जो लीव रूल्स हैं वो उस पर फिर CCS लीव रूल्स उस स्थिति में एप्लीकेबल होंगे। एंड प्रोवाइडेड दैट, और फिर ये भी शर्त है कि इन द इवेंट ऑफ हिज रिलीज और डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ही शैल कैरी फॉरवर्ड द एनुअल लीव ड्यू टू हिम विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिलीज और डिस्चार्ज। तो इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें और समझें। नेक्स्ट रूल 5 के सब रूल बी में या रूल 5B में हम बात करेंगे परमानेंट पोस्टिंग के संबंध में। जो हमने 5A में चर्चा की वो टेम्पोररी ट्रांसफर के संबंध में थी, उन एम्प्लॉयज़ की जिन पर कि ये लीव रूल्स लागू नहीं होते, उनकी टेम्पोररी ट्रांसफर वहां हो जाए जहां ये रूल्स लागू होते हैं। हमने उसकी चर्चा 5A में की। 5B बात करता है परमानेंट पोस्टिंग की। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। व्हेन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू ए परमानेंट पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई, जब अपॉइंटमेंट हो जाए सब्सटेंटिव तौर पर परमानेंट पोस्ट पर जहां ये रूल अप्लाई होते हैं, तब क्या होगा, द कंसर्न शैल बिकम सब्जेक्ट टू दीज रूल्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो ऐसी अपॉइंटमेंट की डेट से ही उस संबंधित अधिकारी पर ये नियम जो हैं लागू हो जाएंगे। In which case the leave at his credit under the rules previously applicable to him shall be carried forward subject to the maximum limits of accumulation as laid down in Rule 26। और उस स्थिति में जो उसकी छुट्टियां क्रेडिट में थी, जो उनकी छुट्टियां जुड़ी हुई थी, जो पहले नियम उन पर लागू थे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, लेकिन उसकी जो शर्त है वो कैरी फॉरवर्ड उसी लिमिट तक होंगी जो लिमिट रूल 26 CCS लीव रूल्स 1972 में दी हुई है। रूल 26 की जब हम चर्चा करेंगे तो हम इस बारे में जानेंगे। द लीव सो कैरी फॉरवर्ड शैल फर्स्ट बी एग्जॉस्टेड बिफोर द लीव अर्नड अंडर दीज रूल्स इज अवेल्ड ऑफ। और ये भी बात है कि जो छुट्टियां वहां से पिछले विभाग से आई हैं जहां ये नियम लागू नहीं थे, पहले उन्हें एग्जॉस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो हैं इस CCS लीव रूल्स 1972 के अधीन जो छुट्टियां हैं वो जब अब उसके बाद अवेल की जाएंगी। यानी पहले जो छुट्टियां पिछले विभाग से कैरी फॉरवर्ड होकर के आई हैं, पिछली सेवा से कैरी फॉरवर्ड होकर के आई हैं, पहले उन्हें एग्जॉस्ट किया जाएगा। द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीव कैरी फॉरवर्ड शैल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव। और जो लीव सैलरी है, यानी लीव के दौरान जो सैलरी मिलेगा, लीव सैलरी जो है उस वही जो लीव कैरी फॉरवर्ड हुई है वो वही विभाग देगा, डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव, जहाँ से गवर्नमेंट जो सर्वेंट जो है लीव पर जाएगा। यानी कि जो विभाग लीव को अप्रूव करेगा, जो जहाँ से वो गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर जाएगा, वही विभाग जो है लीव सैलरी जो है प्रदान करेगा। तो इस चैप्टर का लास्ट रूल जो है रूल 6, हम उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे। आज हम रूल 6 तक ही पढ़ेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के चैप्टर 2 से हम जो है नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन करेंगे। तो रूल 6 जो है, ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नड बाय CCS लीव रूल्स 1972। तो यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जिस पर कि CCS लीव रूल्स 1972 हैं, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, तो उस संबंध में क्या, उस स्थिति में क्या होगा, एन ऑर्डर ग्रांटिंग कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी
in respect of earned leave and half pay leave at his credit subject to a maximum of 300 days shall be issued by the authority competent to grant leave। तो जो अथॉरिटी लीव ग्रांट करने को कंपिटेंट है वह एक ऑर्डर जो है इशू करेगी कि जो है कैश इक्विवेलेंट जो है यानी कि पेमेंट कर दिया जाएगा ग्रांटिंग कैश किस चीज़ का, लीव सैलरी का, जो मैक्सिमम 300 डेज जिसका लिमिट है। कौन सी छुट्टियां, अर्न लीव एंड हाफ पे लीव एट क्रेडिट एट हिज क्रेडिट, यानी जो अर्न लीव और हाफ पे लीव का क्रेडिट है एम्प्लॉई के पास उसको 300 डेज की मैक्सिमम लिमिट के साथ कैश करने का जो है ऑर्डर कंपिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव पास कर देगी जब ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो जाए किसका, ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न्ड बाय सीसीएस लीव रूल्स 1972। और when in case a government servant by CCS leave rules is appointed to an industrial establishment wherein his leave terms are governed by the Factories Act, ऐसा कब होगा, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है अपॉइंटमेंट हो जाती है इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट wherein his leave terms are governed by the Factories Act 1948, जहाँ उसकी छुट्टियों को जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से गवर्न किया जाता हो। जब ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 से जिसकी लीव गवर्न होती हैं ट्रांसफ़र हो जाती है, तब उस स्थिति में जो बताया गया है कि उसको 300 डेज का मैक्सिमम लीव, अर्न लीव और हाफ पे लीव का जो क्रेडिट है उसके बराबर जो है इक्विवेलेंट कैश ग्रांट करने का जो ऑर्डर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव इशू कर देगा। तो यदि व्हाट इफ सच एम्प्लॉय रिटर्न फ्रॉम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट टू ए पोस्ट और सर्विस टू विच सीसीएस लीव रूल्स अप्लाई, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय फिर से वापस आ जाता है सीसीएस लीव रूल्स के अधीन ही इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से, सो द बेनिफिट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर रूल 39 शैल बी मॉडिफाइड एज अंडर। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं लीव रूल्स के वो इस स्थिति में जो है मॉडिफाई जो निम्न प्रकार से अभी हम चर्चा करेंगे आगे वो इस तरह से होंगे। जब सुपरएनुएट कोई एम्प्लॉय होगा, सुपरएनुएशन मीन्स जब उसका रिटायरमेंट के एज पर वो सर्विस को छोड़ेगा या सिंपली कहें तो जब रिटायर होगा, तो लिमिट ऑफ 300 डेज फॉर बोथ द इवेंट्स प्रीवियसली इनकैश्ड अर्न लीव एंड एचपीएल एंड इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन। तो 300 डेज का जो है वह लिमिट रहेगा। और यदि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता है वह एम्प्लॉय तो सेम कंडीशन एज अबव, यानी यहाँ भी 300 डेज की ही स्थिति जो है मैक्सिमम वाली लागू होगी। यानी कि सीसीएस लीव रूल्स में सिंपल समझने वाली बात यह है कि 300 डेज का मैक्सिमम जो है लीव सैलरी को इनकैश करने का प्रावधान है अर्न लीव और हाफ पे लीव को। तो वो यदि कोई एम्प्लॉय वापस से सीसीएस लीव रूल्स में आ जाता है तो 300 डेज़ की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल रहेगी। यानी अगर पहले उसको इनकैशमेंट दिया जा चुका है 300 डेज़ का तो दोबारा इनकैशमेंट ना सुपरएनुएशन पर और ना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की स्थिति में होगा। यानी कि 300 डेज़ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एप्लीकेबल रहेगी। नो इम्पैक्ट ऑन मैक्सिमम लिमिट फॉर लीव इनकैशमेंट अंडर 2 डिफरेंट रूल्स। यानी कि समझने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम लिमिट जो है लीव इनकैशमेंट की 2 अलग अलग नियमों में, यानी अभी हमने इसमें जो चर्चा की वो आपने देखा हो कि फैक्ट्रीज एक्ट की चर्चा नहीं की है। यदि वहाँ से कोई इनकैशमेंट मिला है लीव का तो वो अलग है। ये जो 300 डेज़ का लिमिट है ये लीव रूल्स सीसीएस जो हमने 1972 की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये उन्हीं का इनकैशमेंट है। तो इस तरह से अभी हमने चैप्टर 1 को जो है कवर कर लिया है। चैप्टर 2 की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट करें यदि कोई आपको वीडियो में डाउट्स हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। थैंक यू।